गायत्री अपनी 9 वर्षीय बेटी पिंकी के लिए गाजर का हलवा बना रही थी क्योंकि आज उसकी बेटी के स्कूल का रिजल्ट आने वाला था। पिंकी को गाजर का हलवा बहुत पसंद था और आज उसके लिए इतना खास दिन था, इसलिए वो अपनी बेटी को खुश करने के लिए गाजर का हलवा बना रही थी। गायत्री का पति बंसीराम मसालों का व्यापारी था और वह व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था। वो बहुत ही कठोर स्वभाव का था, इसलिए जब वो घर में रहता था तो गायत्री और पिंकी हमेशा डरी सहमी सी रहती थी। लेकिन फिलहाल वह घर पर नहीं था, इसलिए गायत्री गुनगुनाते हुए गाजर का हलवा बना रही थी। तभी जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाजें आने लगी। वह सोच में पड़ गई कि इस वक्त कौन आया होगा, क्योंकि पिंकी तो इस तरह दरवाजा नहीं पीटती है। उसने गैस बंद किया और मुख्य द्वार तक आई। दरवाजा खोलते ही बाहर उसे 2 लड़के खड़े दिखाई दिए। उसने प्रश्न भरी नजरों से उन दोनों की ओर देखा तो एक लड़का बोल पड़ा, चाची जी, पिंकी वहां चौराहे पर बेहोश पड़ी हुई है, आप जल्दी वहां चलिए। यह बात सुनते ही गायत्री घबरा गई। उसने जल्दी से घर के भीतर जाकर अपना पर्स उठाया, मोबाइल लिया और दरवाजे को ताला लगाकर वह घर से बाहर निकल गई। वह लपकती हुई उन लड़कों के साथ चौराहे तक पहुंची तो उसने देखा कि कुछ लोगों ने पिंकी को उठाकर एक दुकान के पास लिटाया हुआ है और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश की जा रही है। उसके माथे पर चोट भी आई थी और सिर से खून भी बह रहा था। गायत्री तुरंत उसे ऑटो में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर भागी। हॉस्पिटल में उसका इलाज शुरू हुआ। जब उसे होश आया तो गायत्री ने चिंतित स्वर में पूछा, बेटा तुम कैसी हो, आखिर यह सब हुआ कैसे? माँ के प्रश्न पर पिंकी फुट फुट कर रोने लगी। काफी देर तक रोने के बाद उसने धीरे से कहा, माँ मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। तुम्हें तो पता है ना कि पापा मेरी पढ़ाई को लेकर कितने सख्त हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन पर ही आना है और मैं बस किसी तरह पास हो पाई। मुझे बहुत डर लग रहा था कि जब पापा को यह सब पता चलेगा तो वो मेरी बहुत पिटाई करेंगे। मेरे मन में तरह तरह के विचार आने लगे थे। मैं जीना ही नहीं चाहती थी। मैं सोच रही थी कि अगर मेरी जिंदगी का अंत हो जाएगा तब मेरे पापा मुझे नहीं डांट पाएंगे। यही सब सोचते हुए मैं सड़क पर चलते चलते कब बीच सड़क पर आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। तभी सामने से आते हुए एक कार से मैं टकरा गई और बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। गायत्री ने उसे सीने से लगा लिया। डॉक्टर ने उसे बताया था कि वह सदमे के कारण बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने उसे 2 दिनों तक हॉस्पिटल में रुकने के लिए कहा था क्योंकि उसके सिर पर लगी चोट थोड़ी ज्यादा ही गहरी थी। हॉस्पिटल में रात को किसी को रुकने की इजाजत नहीं थी, इसलिए गायत्री शाम को घर वापस चली आई। रात तक बंसीराम भी घर आ चुका था। जब उसे यह सब पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह गायत्री को ही भला बुरा कहने लगा कि तुमने अपनी बेटी का ठीक से ध्यान नहीं रखा। अब गायत्री भला क्या करती? वो चुपचाप किसी अपराधी की तरह सिर झुकाकर सब सुन रही थी, लेकिन मन ही मन उसे बस अपनी बेटी की चिंता हो रही थी कि कल जब बंसीराम बेटी से मिलेगा तो पता नहीं उसे क्या क्या कहेगा। जबकि पिता के डर के कारण ही आज बेटी की यह दशा हुई थी। इधर हॉस्पिटल में पिंकी दवाइयों के असर से अब पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। धीरे धीरे उसे गहरी नींद आने लगी। वह सोई हुई थी, तभी अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे इंजेक्शन लगाया हो। फिर थोड़ी देर के बाद वह फिर से नींद की आगोश में समा गई। आधी रात बीत चुकी थी। 9 वर्षीय पिंकी हॉस्पिटल के बेड पर नींद में डूबी हुई थी। अचानक उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसे सहला रहा है। तभी एक पुरुष स्वर गूंजा, अरे तू भी आजा, इसे अभी नींद का इंजेक्शन दिया है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो लोग तो सोच रहे थे कि पिंकी गहरी नींद में डूबी हुई है, लेकिन पिंकी पर अभी नींद हावी नहीं हुई थी। जल्दबाजी में उन्होंने यह भी नहीं देखा कि अभी पिंकी आधी बेहोशी में ही थी। पिंकी अपनी अधखुली आंखों से सब देख रही थी। उसे दर्द का अनुभव हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे दर्द कम होता गया और उसकी बेहोशी बढ़ती चली गई। जब अगली सुबह उसकी नींद टूटी तो उसका बदन बहुत दर्द कर रहा था। धीरे धीरे करके उसे सब कुछ याद आने लगा कि उसके साथ क्या हुआ था। वह फूट फूट कर रोने लगी। जब उसके पापा बंसीराम ने हॉस्पिटल में कदम रखा तो वह बहुत झल्लाया हुआ था। उसे पिंकी पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था कि आखिरकार उसने अपनी जान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश क्यों की। पीछे पीछे पिंकी की माँ गायत्री भी सिर झुकाए हुए चल रही थी। गायत्री के हाथों में खाना, पानी और फल वगैरह का थैला था। वह तो वैसे भी बंसीराम से बहुत डरती थी और आज तो बंसीराम के खौफ के कारण उसकी बेटी की जान जाते जाते भी बची थी। फिर भी वह मुंह खोलकर यह बोल नहीं पा रही थी कि पिंकी की इस हालत के जिम्मेदार उसके पापा हैं। बंसीराम जब हॉस्पिटल के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि पिंकी फुट फुट कर रो रही है। उसे रोते हुए देखकर बंसीराम का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा और वह चीखते हुए बोला, नालायक, अब रो क्यों रही है? तूने पूरे समाज में मेरी नाक कटवा दी है। तुझे किस चीज की कमी थी जो तूने अपनी जान देने की कोशिश की? लोग तो यही कहेंगे कि मैं तुझे संभाल नहीं पाया। तेरे कारण मुझे कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, इस बात का एहसास भी है क्या तुझे? पिता की फटकार सुनने के बावजूद पिंकी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपनी माँ की ओर देखा तो गायत्री की आंखें भी बेटी के दर्द को महसूस करके नम हो चुकी थी।
वह आगे बढ़ी और उसने अपनी बेटी का माथा सहलाते हुए कहा, बेटी तू रोती क्यों है? उठ, हाथ मुंह धो ले, कुछ खा ले, तुझे भूख लगी होगी ना। बंसीराम बस जलती हुई नजरों से दोनों माँ बेटी को देखने लगा। वो गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चला गया। तब जाकर पिंकी अपनी माँ से लिपट गई और सिसकते हुए उसने कहा, माँ, इस हॉस्पिटल में मेरे साथ किसी ने गलत हरकत की है। मैं उन लोगों का चेहरा देख चुकी हूँ और उन्हें पहचान भी सकती हूँ। यह सुनते ही गायत्री सन्न सी रह गई। उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। एक तो वैसे ही वह बेटी के इस कदम से आहत थी और ऊपर से हॉस्पिटल में उसके साथ यह सब हो गया था। उसका माथा पसीने से भीग उठा। वो कांपते स्वर में बोली, बेटी यह सब तू क्या कह रही है? जरूर तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। यह तो बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है बेटा। यहाँ लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। यहाँ के डॉक्टर भगवान के स्वरूप हैं। यहाँ किसी के साथ गलत कैसे हो सकता है? पिंकी रोते हुए कहने लगी, माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं डर गई थी कि पापा मुझे बहुत मारेंगे, मेरे साथ दुर्व्यवहार करेंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी जान ही दे देती हूँ। लेकिन मेरे साथ और भी बुरा होना था। शायद इसीलिए मेरी जान बच गई। इतना कहकर वह फपक फपक कर रो पड़ी। गायत्री उसे क्या सांत्वना देती? वह तो खुद ही बेटी के साथ फूट फूट कर रो पड़ी। उसे अच्छे से पता था कि बंसीराम को यदि इस बात की भनक भी लग गई तो वह पिंकी को ही मुंह बंद रखने के लिए कहेगा, क्योंकि उसके लिए अपने मान सम्मान से बढ़कर और कुछ नहीं था। लेकिन अब उसके अंदर की स्त्री उसे ललकार रही थी कि क्या बेटी के साथ गलत करने वाले अपराधी यूं ही खुलेआम घूमते रहेंगे और उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी? एक तरफ पति का खौफ था तो दूसरी तरफ एक माँ का दिल था जो अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय को सहन नहीं कर पा रहा था। उसने बहुत देर तक सोच विचार किया। वह कितना भी सोच रही थी, लेकिन उसका मन उसे यही कह रहा था कि बंसीराम कभी भी अपनी बेटी को न्याय दिलवाने की कोशिश नहीं करेगा और इस बात को दबाकर वह घर की इज्जत बचाने की कोशिश करेगा। वैसे भी आज बंसीराम के कारण ही पिंकी की जान जाते जाते बची थी। इसलिए अब गायत्री भी सोच में पड़ गई थी कि क्या ऐसे पति और पिता का नाम साथ में होना इतना जरूरी है कि उसके लिए किसी के जीवन को भी दांव पर लगा दिया जाए। उसने अपने आंसू पोंछे और पिंकी से बोली, बेटी, इस वक्त हमें हिम्मत से काम लेने की जरूरत है। इस वक्त हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। तुम्हारे पिता से कोई उम्मीद करना ही बेकार है। तुम कहो, क्या तुम अपने अपराधियों को सजा दिलवाना चाहती हो? पिंकी ने नम आंखों से सहमति में सिर हिलाया तो गायत्री ने तुरंत ही अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन कर दिया। पिंकी ने पुलिस के सामने अपना बयान दिया। पुलिस ने हॉस्पिटल के दोनों सफाई कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। उन दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था कि पिंकी उन दोनों को पहचान लेगी, क्योंकि उन्हें तो यही लगा था कि एक तो वह छोटी बच्ची है, ऊपर से वह गहरी नींद में है। लेकिन उन्हें क्या पता कि कर्मों का फल चालाक से चालाक इंसान को एक न एक दिन घेर ही लेता है। पिंकी के अपराधियों को भी सजा मिली। जब बंसीराम को यह सब पता चला तो उसके गुस्से का ठिकाना न रहा, लेकिन अब वह इस बात को दबा नहीं सकता था। उसने अपनी पत्नी पर गुस्सा किया और उस पर हाथ उठाने की कोशिश की। अब गायत्री चुप नहीं रह पाई और कहने लगी, अगर आपको अपनी पत्नी और बेटी की कोई परवाह नहीं है तो हम भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। मुझे आपसे तलाक चाहिए। बंसीराम बौखला गया और कहने लगा, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? मेरे बिना तू एक दिन भी गुजारा नहीं कर पाएगी। गायत्री व्यंग से मुस्कुराते हुए बोली, मैंने सब पता लगा लिया है। तलाक के बाद मेरे और पिंकी के भरण पोषण की जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। वैसे तो आज भी आप ही हमारी जिम्मेदारी उठाते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें आपका दुर्व्यवहार झेलना पड़ता है, मार खानी पड़ती है और हर पल एक डर के साए में जीना पड़ता है। इसलिए मैं ऐसे कड़वाहट से भरे रिश्ते से मुक्त होना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी बेटी का हाथ मजबूती से थाम लिया, क्योंकि अब उसे अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी थी। कुछ महीनों में बंसीराम और गायत्री का तलाक हो गया। गायत्री अपने मायके आ गई। मायके में उसके भैया भाभी और माता पिता ने उसका भरपूर साथ दिया। गुजारे भत्ते में मिली रकम से उसका गुजारा अच्छे से हो रहा था। इसके साथ ही वो छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगी थी। पिंकी भी अब बिना किसी तनाव के पढ़ाई लिखाई पर अपना ध्यान लगा रही थी। बंसीराम जैसे कठोर व्यक्ति की जिंदगी से दूर होकर अब दोनों माँ बेटी खुली हवा में सांस ले रही थी और अपने तरीके से जीवन को जीने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, यह जिंदगी बहुत अनमोल होती है, इसलिए कभी भी किसी के अत्याचार और गलत बात को सहन नहीं करना चाहिए और जीवन जीने के लिए नए रास्ते ढूंढने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। उम्मीद है यह कहानी भी आपको अच्छी लगी होगी और नई कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।